मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए मैं ईश्वर से सदैव शुभाकांक्षी हूँ। तो आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 1 के पाठ 15 मेघ आए पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि यदि मेरे चैनल की अंतर्वस्तु और जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए कविता आरंभ करने से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी के सुविख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा बस्ती जिले से ही प्राप्त की। बीए तथा एमए की उपाधियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन और संपादन किया। पहले वे अध्यापक बने, फिर आकाशवाणी में नौकरी की, वहां से दिनमान के उप संपादक रहे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किए वो बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद वे बच्चों की पत्रिका पराग के संपादक रहे। इसका संपादन उन्होंने जीवन के अंत तक किया। सन 1983 में उनका देहांत हो गया। रचनाएं सर्वेश्वर की प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। कविता के अलावा सक्सेना जी ने उपन्यास, नाटक और कहानियाँ भी लिखे। उनकी लड़ाई नामक कहानी पर साहित्य जगत में खूब चर्चा हुई। उन्होंने ग्रामीण तथा नगरीय बोध दोनों का सजीव चित्रण किया है। उनकी काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। उन्होंने प्रकृति की बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनके काव्य में कल्पना का वैभव दिखाई देता है। भाषा शैली की अगर बात करें तो चित्रात्मकता और अस्पष्टता सक्सेना जी के काव्य भाषा की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। वे वर्णन की बजाय चित्रण में रुचि लेते हैं। उन्होंने अपनी कविता में जो काल्पनिक चित्र उकेरे हैं वे अन्य कहीं मिलना कठिन है। वे एक एक शब्द सधा हुआ और तराशा हुआ प्रयोग करते हैं। उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों पर उनकी गहरी पकड़ है। पंत जी ने उन्हें अकृत्रिम कवि ठीक ही कहा है। तो आइए पाठ को आरंभ करने से पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बयार का अर्थ है हवा, पाहुन का अर्थ है मेहमान, उचकाए ऊंची किए हुए, घाघरा गांव की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला एक भारी वस्त्र, बाकी चितवन तीखी नज़र, ठिठकी हैरान होकर रुकी, जुहार की माने आदर पूर्वक नमस्कार की, सुधि का अर्थ है याद, अकुलाई प्यासी या व्याकुल, ओट होना छिपना, किवाड़ दरवाज़ा, हर्षाया खुश हुआ, ताल का अर्थ है तालाब, परात का अर्थ है थाल जैसा बड़ा बर्तन, क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, अटारी पक्की इमारत या महल, गहराई छा गई या भर गई, दामिनी बिजली, गांठ खुल गई यानी प्रकट हो गया या समाप्त हो गया, बांध का अर्थ है सेतु या पुल, अश्रु का अर्थ है आंसू। आइए कविता की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। इन्होंने मेघों के आने की तुलना सचकर आए हुए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है।
क्या कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। कवि कहते हैं कि बादल बड़े सज धज करके और सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं, अर्थात आकाश मंडल में पूरा बादल आच्छादित हो गया है, बादल से भर गया है। लोगों के अंदर एक अजीब सी उमंग आ गई है, क्योंकि लोग गर्मी से संतप्त हैं, और ऐसे में जब बादल आता है तो उत्साह तो होना स्वाभाविक है। तो क्या कहते हैं, उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चली। अब मेघ के आने पर, बादल के आने के पहले हवा चलती है, पहले हवा चलती है, बाद में बारिश होती है। तो कहते हैं कि आगे आगे नाचते गाते हुए, नाचते गाते इसलिए कहा कि हवा जब चलती है तो उसके साथ सारी चीज़ें उड़ती हुई चली जाती हैं, तो कवि कहते हैं कि नाचते गाते हुए हवा चल पड़ी है। मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। दूल्हा आ रहा है, बारात आ रही है, तो लोगों को देखने की उत्सुकता होना तो स्वाभाविक है। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी गली में खिड़की और दरवाजे खोल लेते हैं और उस सुंदर छवि को देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे गांव में शहर के मेहमान सज धज करके आ गए हों, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। गांव में मानो शहर के पाहुन आ गए हैं, अतिथि आ गए हैं या दामाद आ गए हैं। बादल इस प्रकार सज धज करके आ गए हैं। कहने का भाव यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में सज गए हैं, हवा भी मस्ती से चलने लगी है। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। सब ओर बादलों को बरसने की चाह है। अब साल भर के बाद जो पावस ऋतु आ रहा है और आकाश में बादल आ रहे हैं, तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं, उमंग से भरे हुए हैं, और वह उस शीतल वायु का आनंद लेने के लिए अपनी खिड़कियां और दरवाज़ा खोल रहे हैं। इससे इसका बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने मानवीकरण किया है। जिस तरह से एक दूल्हा के आने पर लोग उत्साहित होकर के अपनी खिड़की और दरवाज़ों से उसे देखना चाहते हैं, वही स्थिति इस कविता में बन पड़ी है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब मेघ सच समझ कर आ गए हैं, हवा चलने लगी है, तो जो पेड़ हैं वो झूम रहे हैं। तो ऐसा कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ हैं वो मानो गर्दन उचकाकर मेघों की ओर झांकने लगे हैं, यानी उस अद्भुत सौंदर्य को वो अपने गर्दन उठा करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। धूल ऐसी भाग रही है मानो कोई ग्रामीण बाला उत्साह से अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है। जैसे बारात आ गई हो और बालिकाएं अपना श्रृंगार करके उस बारात की प्रतीक्षा कर रही हों, और जैसे उनके आगमन की सूचना उन्हें मिलती है, वह घर वालों को बताने के लिए अपना घाघरा उठा करके दौड़ पड़ती हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठक गई सी लगती है। स्त्रियों ने अपनी घूंघट खोल दिए हैं। अब नदी जो सूख करके टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो टेढ़ी चितवन है, उसकी जो नज़रें हैं, उसकी जो भंगिमा है, वह तिरछी हुई है, और वह उस छवि को देखने के लिए अपना घूंघट सरका ली है, घूंघट उठा ली है। मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। इस तरह से मेघ बहुत ही सच संवर करके आ गए हैं। कहने का आशय यह है कि मेघ आकाश में सुशोभित हैं, हवा के कारण पेड़ नीचे झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चल रही है। ऐसे समय में
नदी का मोड़ बड़ा ही सुहाना लग रहा है। प्रस्तुत कविता की भाषा चित्रात्मक तथा प्रवाहपूर्ण है। वर्णन में अत्यंत नवीनता है। आगे आगे गली गली में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बन ठन नाचती गाती जैसे शब्द युग्मों के कारण कविता में गति आई है। पाहुन जो आए हों गांव के शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बड़े बनठन के में अनुप्रास अलंकार है। पेड़ों का झांकना, धूल का घाघरा उठाकर भागना, नदी का ठिठकना, मेघ का सच संवर कर आना बड़े सरस काल्पनिक और नाटकीय प्रयोग हैं। अगली पंक्ति है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। क्या कवि कहते हैं कि जो सज धज करके मेघ दामाद के रूप में आए हैं, उनका बूढ़े पीपल ने मानो आगे बढ़ कर के उनकी स्वागत की। जब दामाद आते हैं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह उनकी अगवानी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो जो बूढ़े पीपल है वह आगे बढ़ कर के उनका स्वागत करते हैं। और क्या होता है, बरस बाद सुध लीनी बोली अकुलाई लता ओट की किवाड़ की। क्या होता है कि गर्मी से व्याकुल लता किवाड़ के पीछे छिपकर मानो उलाहने के स्वर में बोली कि हे मेघ, तुमने तो बरस भर बाद हमारी सुध ली। यानी 1 साल के बाद गर्मी का मौसम आया है, लताएं सूख गई हैं, तो वह मानो उस मेघ से शिकायत कर रही हैं कि आप तो मुझे पूरी तरह से भूल ही गए थे। 1 साल के बाद आपको हमारी याद आई जो आप वापस आए हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के मेघ आए बड़े बंधन के सवर के। अब मेघ आए हैं तो उनका स्वागत, हमारी ग्रामीण परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो परात में पानी भर करके उसके पाँव को पखारा जाता है, पाँव को धोया जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा के पाँव धोए थे। जब सुदामा कृष्ण के दरबार में पहुँचे तो वहाँ नरोत्तम दास जी वर्णन करते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। यानी परात का पानी छूने की नौबत ही नहीं वो आई, वह मित्रता में इतना भाव विभोर हो गए कि उनके आँखों के जल से ही उनके पाँव धुल गए। तो यहाँ पर दामाद आए हैं, शहरी दामाद हैं, बन ठन करके आए हैं, तो अब उनका स्वागत हो गया। पीपल ने झुककर स्वागत की और लता ने अपनी शिकायत कर ली। तो अब उनका पाँव कैसे पखारा जा रहा है, इसका वर्णन है कि गांव में जो तालाब मेघ के आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी की परात भर लाए। यानी जो ताल तलैया है वो थोड़े थोड़े पानी रह गए हैं। तो कवि की कल्पना है कि ऐसा लगता है कि मेघ का स्वागत करने के लिए, उनके चरण को धोने के लिए, पाँव पखारने के लिए इन्होंने परात में पानी भर लिया है। कहने का भाव यह है कि वर्षा ऋतु है, मेघ आकाश में सजे हुए हैं, पीपल का पुराना वृक्ष ठंडी हवा की झोंकों से झुक गया है, प्यासी लताएं पानी बरसने की आशा में खुश हैं, तालाब का पानी भी आज लहरें ले रहा है। यानी पूरा प्रकृति प्रसन्न है, हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। इसमें हर्षाया ताल का आशय है, सरोवर का जल चमक उठा है, और बूढ़ा पीपल घर में बड़े बुजुर्ग का प्रतीक है। अकुलाई लता नववधू की प्रतीक है, और मेघ बन ठन के तथा सच समझ के आए हैं। इसमें अगली पंक्ति है, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल इस तरह सघन होकर छा गए जैसे अतिथि के आगमन पर अटारी पर लोगों की जमघट लग जाती है। यानी जब कोई मेहमान आते हैं, कोई दूल्हा आता है गांव में, तो सारे लोग अपने अटारी पर, अपने छत पर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं उसको देखने के लिए।
बिजली दमक उठी और क्या कहती हैं, क्षमा करो, हमारे भ्रम की गांठ खुल गई। अर्थात हमें भ्रम था कि बादल आएंगे नहीं, ना ही बरसेंगे, पर जिस हिसाब से बादल आ गए और बरस पड़े तो सारी शिकायतें दूर हो गई। झरझर की आवाज़ में तुम्हारा प्रेम उमड़ आया है। क्या कहते हैं, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब जब पानी के रूप में जो बरसात हो रही तो कवि की कल्पना है कि ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद जो तुम्हारी मिलन हुई है तो प्रेम के अतिरेक में इतना प्रेम उमड़ पर पड़ा है कि झरझर आँखों से अश्रु आ रहे हैं। धारासार वर्षा के रूप में मिलन के आंसू धुलक रहे हैं। इस प्रकार वर्षा के बादल सच सवर कर आकाश में छा गए हैं। प्रस्तुतकर्ता में कवि के कल्पना शक्ति का चमत्कार प्रकट हुआ है। कवि ने एक एक दृश्य में मेघ रूपी अतिथि और प्रतीक्षा कर रहे गांव वासियों का प्रेम दिखाया है। वर्षा को प्रेमाश्रुओं के रूप में दिखाना अत्यंत सुंदर कल्पना है। अनुप्रास, स्वर मैत्री और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। वर्षा ऋतु का दृश्य एकदम साकार हो उठता है।